हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास एंड स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2023 जीएस पेपर जो अभी 28 मई 2023 को संपन्न हुआ है, तो उसी का जो सेट नंबर सी है, तो सेट सी के जो आंसर्स हैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन आप यहाँ से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो सेट सी के अलावा यही प्रश्न अन्य सेट में भी रहे हैं, हालांकि वहाँ पर उनका क्रम अलग अलग रहा। आपको बताना चाहेंगे कि जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उसमें कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे गए थे, 200 मैक्सिमम मार्क और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी लगाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और इन तीनों कथनों में सही जो आपका विकल्प है वो है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट होगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिटेल में आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा, दोबारा से मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ पर एक कृत्य दिया गया है और यह कृत्य किस अधिनियम में, मतलब किस अधिनियम के अधीन आता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो 1, 2 और 3 कृत्य दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसमें भी सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र, और दूसरा है समाचारों में होने का कारण। तो 1, 2, 3 यहाँ पर दिया गया है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब इसका है कोई भी नहीं, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और दूसरा कथन है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक सही है किंतु जो दूसरा कथन है वो गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो उपर्युक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं। आप प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों की क्वालिटी को देखिए कि ये जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं वो कितने डिफ़िकल्ट हैं। फिलहाल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। यहाँ पर केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, कुल 4 कथन दिए गए हैं और प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन इसमें से सही हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में अवस्थित है। तो यहाँ पर डोनबास, काचिन और टिग्रे का नाम है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पर देखो, आंसर जो है सही नहीं, मतलब सीधे सीधे नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर आंसर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है। डी विकल्प इसका करेक्ट है। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है। तो ए, बी, सी और डी में जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, सफल तख्ता पलट, ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र। उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन सी, सभी 3, यानी कि 1, 2, 3 ये सभी यहाँ पर
सही हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है G20 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसका जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पर चुनना है। तो G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई है। ये कथन आपका सही है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा सी, ये आपका करेक्ट है। तो 10वां का जो ऑप्शन सी है करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो इसका आंसर आपको बताना है। सही जवाब बनेगा पुरातात्विक उत्खनन, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल जिसके लिए जाना जाता है बेसनगर, भाजा और है सित्तनवासल। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही विकल्प जो दिया गया है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर सभी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट होगा आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कथन 1 और कथन 2। तो यहाँ पर जो सही हैं, तो कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और इसका जो विकल्प ए है वो यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि कथन 1 जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर गुणे 400 मिलीमीटर है, और दूसरा कथन है कि ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी कि चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही है वो क्या होगा? तो कथन 1 गलत है, किंतु जो इसका जो कथन 2 है वो सही है। तो कथन 1 जो है ये गलत है, कथन 2 यहाँ पर सही है। आपका जो आंसर बन रहा था वो ऑप्शन डी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या ये सही है? बताओ। और दूसरा कथन है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल, जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो आपका जवाब नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सी बनेगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। ठीक है, तो पहले कथन यानी कि ये जो पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या बनेगा? स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, और स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय यानी कि रिजर्व है। तो कथन 1 यहाँ पर सही है, और कथन 2 यहाँ पर गलत है, यानी कि आपका जो विकल्प यहाँ पर है वो है ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और EU ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कथन गलत है, यानी कि इसका भी जो विकल्प सी ही है वो सही रहेगा। नेक्स्ट होगा फिर कथन और कारण है क्वेश्चन नंबर 18 में
कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात कितना है 3.2, और भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। तो यहाँ पर कथन 1 जो है वो गलत है, लेकिन कथन 2 जो है वो सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो पूछा गया था कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता यानी कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो, यहाँ पर 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है ये आपको बताना है। यूरोपीय संघ के देशों के बजटी घाटे के स्तर को सीमित करती है, ये कथन सही है। बाकी दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट होगा आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और कितने कथन सही हैं ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो 20 का जो सही जवाब था फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक ही कथन इसमें सही है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है या कौन सा सही हैं, मतलब एक ही सही है कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प 1 है वो गलत है, दूसरा सही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक यहाँ पर ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं, केवल यही कथन यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो सही है, और कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, ये भी सही है। तो यानी कि आपका जो आंसर था वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए थे और इसमें से जो विकल्प था चुनना था कि कौन कौन से विकल्प इसमें सही हैं। तो इसमें जो आंसर था आप देख सकते हैं वो था ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 2 इसमें जो कथन है वो सही हैं और उन्हीं सही कथनों को आपको यहाँ पर पहचानना था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा था वो ऑप्शन बी बन रहा था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन 1 और कथन 2 कथन दिए गए थे और यहाँ पर था कि उपयुक्त कथनों के आधार पर, वही जैसे यूपीपीएससी में पूछा जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और टफ है। तो इसका जो आंसर था 25 का वो था ऑप्शन बी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही थे, लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए थे। तो नेक्स्ट होगा आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन 1 और कथन 2, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसके बारे में कथन 1 और कथन 2, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, और भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन, कथन 1 सही कथन 2 गलत, तो ऑप्शन सी आपका जो है आंसर है। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। तो इनमें से केवल एक कथन आपका सही था,
वही आपको पहचानना था। इसका आंसर था ऑप्शन ए, केवल एक। आपका जो अगला क्वेश्चन था कि कौन सा देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से ग्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। तो आपको याद होगा कि यह देश है सोमालिया, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट था निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुल मिला के कितने कथन हैं? 2 कथन हैं, और उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं ये बताना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी। दोनों ही कथन भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं, और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके करेक्ट थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो कुल मिला के 4 कथन दिए गए थे, और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये प्रश्न पूछा गया था। तो सभी को ध्यान से पढ़िएगा, और इसका जो आंसर ए है, आंसर ए केवल एक ही इसमें सही है, यही बस आपको पहचान लेना था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, इसलिए मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। बाकी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके ध्यान से देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें मैं आंसर को टिक कर दूंगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कुल मिला के 6 देश हैं, इसको देखिए आप। इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर देखना था। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था कि कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं। तो मैप का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा एक सही है। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में तो 1 2 मतलब ए बी सी डी करके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। आवर्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगर किसी प्रश्न पर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप पूछ सकते हैं, या फिर ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करें, क्योंकि कभी कभी एक ही प्रश्न के कई सारे जो डाउट्स होते हैं, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो आपको यूपीएससी का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे डेटा का एनालिसिस करने के पश्चात ही ये आंसर्स आपके सामने रखे जाते हैं, तो कभी कभी ये आंसर गलत भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या था कि 2 कथन दिए गए हैं, और आपको वही कथन और कारण वाला सवाल है, तो वही पहचानना था आपको। इसमें देखो दोस्तों क्या था कि कथन जो है पहला ये गलत था, और जो दूसरा कथन था वो सही था। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर था वो ऑप्शन डी था। नेक्स्ट, फिर वही है कथन और 2 कथन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, जिसका यहाँ पर सही आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब जो पहला कथन है वो गलत है, और दूसरा कथन जो था वो सही है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट था आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 कथन है। भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं। तो एक तो आपका ये कथन हो गया। इसके बाद दूसरा है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर आपके करेक्ट थे। फिर आगे बढ़ते हैं, और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला यहाँ पर भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 2 3 में से कितने कथन सही हैं, यही प्रश्न पूछा गया था, और इसमें आंसर क्या था कि कोई भी सही नहीं था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न कि आप खूब दिमाग लगाएं, और उत्तर कुछ भी नहीं, मतलब इसमें जो ऑप्शन डी था वो करेक्ट है।
बोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 3 गतिविधियाँ यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर कितने कथन सही हैं, मतलब कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन सिक्के स्टेशन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती है। तो ये था यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन सी रहा था। केवल 2 कथन इसमें सही थे। फिर था कि एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। नेक्स्ट है माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इसका जो आंसर था वो है ऑप्शन ए, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। प्रश्न था कि जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 दिए गए, केवल 3 इसमें सही थे। जो गलत था उसको आप पहचानिए और उसे हटाइए। तो 3 तो सही थे इसमें। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के संदर्भ की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुल 4 कथन दिए गए थे और इसमें से पूछा गया था कि कितने कथन यहाँ पर सही हैं। तो 42 का भी जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1 और 2। इसके बाद उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, केवल 1 इसमें सही था। विकल्प ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश टक्कर का जिसमें एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाने। और स्मार्टफोन के झुकाव का है जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाती है, पता लगाना। तो कितनी प्रक्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता पड़ती है? 44। इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों में। ठीक है, तो विकल्प आपका सही था ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली से जैव निस्यंदकों यानी कि बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो 1, 2 और 3 कथन दिए गए थे उसमें आपको विचार करना था। इसमें केवल 1 सही था, यानी कि केवल इसका विकल्प ए सही है और बाकी तो हटाने ही थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन, सेफीड, निहारिकाएँ, पल्सर। और देखो इसकी जो व्याख्या होगी ना, अगर सभी प्रश्नों को मैं व्याख्यायित करने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर केवल आंसर ही आपको दे रहा हूँ। तो युग्मों पर विचार करना था। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। उसके बाद ऑप्शन में केवल 1 ही सही था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? तो सही जवाब इसमें क्या है ये आपको बताना था। सही जवाब 47 का ऑप्शन कौन सा सही है बताओ? यह दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जापान के पास। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधारनोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए थे और इसमें दोनों कथन जो थे वो गलत थे। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बन रहा था वो ऑप्शन डी बन रहा था। न तो 1 सही था और न ही 2 सही था। पारा प्रदूषण के बारे में
3 कथन दिए गए थे, उस पर विचार करना था। कितने कथन सही हैं यह यहाँ पर पूछा गया था। तो इसमें जो सही जवाब था वो आपको बताना था। सही जवाब था सभी 3 यहाँ पर सही थे, तो इसको आप पढ़ लीजिए। अभी तीनों यहाँ पर सही हैं, यानी कि आपका जो उत्तर बन रहा था वो ऑप्शन सी बन रहा था। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और इसको आप अगर पढ़े होंगे तो तुरंत ही इसका आंसर भी आ जाएगा, जो कि था यहाँ पर कुल मिला के सभी 3 कथन जो यहाँ पर हैं वो करेक्ट हैं, यानी कि आपने उत्तर क्या दिया होगा, ऑप्शन सी। चलिए, आधा क्वेश्चन पेपर खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो इसका जो आंसर था वो क्या था, ऑप्शन ए, यानी कि आंध्रा। विकल्प ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद इसका उत्तर देना था। तो केवल 2 कथन इसमें सही थे, वो बचाना था आपको, यानी कि इसका जो आंसर आपको चुनना था वो ऑप्शन बी को चुनना था। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम पुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो इसका आंसर आपको बताना था। सही जवाब था ऑप्शन बी, यानी कि पत्तन। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो इसमें था, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ये था ऑप्शन डी, इसका करेक्ट था। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव। तो इसमें जो आंसर चुनना था वो था ऑप्शन, मतलब क्या था कि कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे? तो फिलहाल तो इसमें कोई नहीं था, तो यानी कि इसमें विकल्प डी आपका सही था। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति और रचनाकार तो कितने सुमेलित हैं, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। और फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 57 आ गया है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। अब जैन परंपरा के अनुसार ये कथन यहाँ पर लिखा गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। बाकी आप पढ़ लीजिए, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए है, देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया था किसने? बहादुर शाह ने। यानी कि आपका जो यहाँ पर विकल्प है वो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो अभी कुछ आके यूपीपीएससी के लेवल का एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका सही जवाब था 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो 61 इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, विधि की निष्पक्ष नियुक्ति। फिर 62 था, 2 कथन दिए गए थे। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं, तो ये कथन था। और दूसरा क्या था कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो कथन जो है वो कारण की व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों कथन सही हैं, यानी कि आपका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन ए। कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? ये प्रश्न है। तो यहाँ पर
ABCD, इसमें से सही जवाब क्या था? ऑप्शन सी। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा था? भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 64 सही जवाब इसका था ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। संगठनों निकायों पर विचार कीजिए और कितने सार्वजनिक निकाय हैं ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर था केवल एक, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, कितने कथन सही हैं ये प्रश्न पूछा गया था। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे प्रश्न अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में भी आए थे, तो उस मिलता जुलता प्रश्न है यहाँ पर, जिसका जो आंसर सही था वो डी है। इसमें कोई भी इसमें सही कथन नहीं दिया गया था, यानी कि इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन डी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाइए। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद इसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं और कथन देख लेते हैं। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, सही है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती है, यह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। मतलब इसमें परस्पर आपस में कुछ विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या सही है क्या गलत है? फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन मुझे भी है, आप इसे आंसर की का इंतज़ार कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 68 का जो सही जवाब है उसको देखते हैं। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय पर आरक्षित असूचित कर देती है तो उसके बाद कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर 68 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सभी जो 4 हैं वो यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 69, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर केवल 2, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में 2 कथन दिए गए हैं और इसके बाद पूछा गया था कि वही कथन और कारण की व्याख्या की तरह है यह क्वेश्चन। इसमें जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था। मतलब कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत बताया गया है। 1 सही है 2 गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि बस 2 कथन है। आधिकारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है, और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण। ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर था वो आपको बताना था। सही जवाब था इसका ऑप्शन डी। डी का मतलब कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 जो है वो सही है, तो ये गलत था, दूसरा सही था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन फिर दिए गए हैं और उसी के आधार पर कथन 1 और कथन 2 की व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर कोविड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड विश्वमहामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी और आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते। तो इसका जो आंसर बन रहा था वो क्या बन रहा था ये बताना था आपको। सही जवाब इसका ऑप्शन ए था। ए मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही थे और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा था, तो विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए और कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो 73 है और इसका आंसर ऑप्शन ए बताया जा रहा है। ये ऑप्शन ए इसका सही है। 74 का भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है? 74
तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। और निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, केवल 2। और इसी प्रकार से आपका जो अगला प्रश्न होगा, कौन एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन मानते हैं? तो यहाँ पर 76 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी माना जा रहा है, ऑप्शन बी। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑफिशियल आंसर की के पश्चात ही आप अपने स्कोर सही सही बता सकते हैं। यहाँ पर जो भी आंसर आपको दिए जा रहे हैं उसके लिए जो एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने जो आंसर डिसाइड किए हैं वही आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो यूपीएससी के आंसर थोड़े से डिफ़र भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल यानी कि नाइजर के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर बताया जा रहा था वो सभी तीनों को सही बताया जा रहा था, यानी कि विकल्प 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। इसके बाद था कि परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। 78 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बताया जा रहा था, मतलब केवल 3 इसमें से सही थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 79, तो इसका जो ऑप्शन बी है 79 का ऑप्शन बी यही सही था। इसके बाद 80 पर आ जाइए। 80 का जो ऑप्शन सी है, मतलब इसमें भी केवल 3 सही हैं, वही इसका आंसर बताया जा रहा है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और विस्तृत व्याख्या के लिए आप लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर तो केवल मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन 1 और कथन 2। तो यहाँ पर आपको विचार करना था फिलहाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यही यहाँ पर सही है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है आपका फिर वही है, कथन 1 और कथन 2। 82 सही जवाब इसका वही है, कथन 1 सही है और कथन 2 आपका गलत है, विकल्प इसका सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक या इन्वेसिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है किस एक संगठन से संबंधित है? 83, इसका आंसर ए करेक्ट था, यानी कि विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। ये जो यहाँ पर मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ यह इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया है और हो सकता है कि इंटरनेट पर भी कुछ कमियाँ, कुछ डेटा अपडेटेड ना हो, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट पर जो डेटा है उसी के मुताबिक आंसर की तैयार की गई है और कुछ एक्सपर्ट की अपनी राय है, ठीक है। 84, तो 84 का जो आंसर हुआ वो क्या बनेगा? ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पर केवल 2 कथन सही थे। क्या था? प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह, पुक्षी, मकाक, मालाबार सिवेट और सांभर हिरण तो कितने आम तौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो केवल 2, एक जो है नहीं है इसमें। कौन सा है? कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है? 85, तो इसका जो आंसर था 85 का वो सी था, मधुमक्खी। मधुमक्खी बता देती है कि खाना कहाँ पर मिलेगा भैया और कितनी दूरी पर है, ठीक है। इसके बाद था कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधि गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में कीटनाशी। तो यहाँ पर जो 86 था उसका सही जवाब था ऑप्शन डी। सभी 4 जो कथन हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन था भारतीय गिलहरियों के बारे में। अब 3 कथन दिए गए थे और आपसे पूछा जा रहा था। तो 87 था, इसमें सही जवाब था ऑप्शन बी, यानी कि इसमें केवल 2 ही सही था, 1 गलत है। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं, तो आपने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा। बाकी 2 यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट होता है और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और
कितने कथन इसमें सही है, ये क्वेश्चन था। सही जवाब था इसमें ऑप्शन सी। सभी 3 कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सही हैं। मतलब कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में भी पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में भी पनप सकते हैं। तो भैया ये सब कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। आपका जो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर है। कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? 89। तो इसका आंसर था ये ऑप्शन बी। फिर है कि निम्न पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन डी मतलब सभी 4 यहाँ पर। कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन प्रयोग में लाया जाता है? तो सभी में। ठीक है, तो 10 प्रश्न और हैं, उसको भी देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भ्रमण करती है और गंडक झील के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। 91। तो 91 का जो आंसर है वो केवल 2 इसमें सही हैं। ऑप्शन बी था। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट। तो यहाँ पर कितने युग्म सुमेलित हैं? 92। तो इसमें देखो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन देखा, अगर बहुत डीप स्टडी आपने नहीं की है तो हो सकता है कि क्वेश्चन ही समझ में ना आए। फिलहाल इसमें 2 युग्म केवल सही थे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। 93 का जो ऑप्शन बी है वो सही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद 94 था। 3 कथन हैं। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो फिलहाल जो है इसमें जो विकल्प बी है केवल वही सही है। केवल 2 कथन ही सही हैं, 1 कथन इसमें गलत है। कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कक्ष भूमि उत्पन्न हुई है? 95। तो 95 का यहाँ पर डी विकल्प सही है। 96 है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो इल्मेनाइट और रूटाइल किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो 96 का यहाँ पर जो आंसर है वो डी है, टाइटेनियम। नेक्स्ट है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कांगो। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है कि कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो 98 का जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, कैमरून। और यहाँ पर देखेंगे 3 कथन है, कितने कथन सही हैं, इस टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया है। तो सही बताएं तो मतलब एक एक जो प्रश्न है उसमें कई प्रश्न हैं, वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। 99 का जो आंसर था वो ऑप्शन डी था। कोई भी इसमें सही नहीं था। मतलब खूब पढ़ो और बताओ कि भैया सब गलत है। गलत बताने के लिए पढ़ो। और ये जो 100 नंबर क्वेश्चन था इसका भी ऑप्शन डी ही करेक्ट माना गया। तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि ऑफिशियल आंसर की का आप लोग इंतज़ार करें। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है studywithgyanprakash.com, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और बहुत जल्द आपको जो है आंसर की मिल जाएगी। तो फिर आप सही से जान पाएंगे कि जो यूपीएससी है वो किस प्रश्न का क्या उत्तर आपको बता रहा है। फिलहाल जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की टीम है उनके द्वारा जो उत्तर बनाए गए वही उत्तर आपके सामने हैं, और इसमें इंटरनेट और बहुत सारी किताबों का जो सोर्स है उसको इस्तेमाल में लाया गया है। लेकिन हमारी टीम सर्वशुद्ध हल का दावा नहीं करती है। थैंक यू सो मच।